जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका टोटल ज्योग्राफी चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सेमेस्टर 6 के लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफिकल थॉट के तहत। और उसमें ग्रीक स्कूल ऑफ ज्योग्राफर्स की बातें हो रही हैं। हमने पिछले क्लास में इरेटोस्थेनीज को देखा था, आज मैं टॉलमी को देखने वाला हूँ। यानी आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है क्लाडियस टॉलमी। क्लाडियस टॉलमी आज हम लोग का टॉपिक है, जो कि सेमेस्टर 6 का ज्योग्राफिकल थॉट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो क्लाडियस टॉलमी जो है यह ग्रीको रोमन स्कूल ऑफ ज्योग्राफर्स के थे, लेकिन ग्रीक ऑफ ज्योग्राफर्स के तहत इन्हें शामिल किया गया है और ये एंशिएंट ग्रीक ऑफ ज्योग्राफर्स है। हालांकि वैसे इनका जन्म देखिएगा आप तो 90 ईस्वी में होती है और इनका जन्म मिस्र का एक शहर सिकंदरिया था। उसी सिकंदरिया के गांव था, टॉलमी गांव था। उसी टॉलमी गांव में इनका क्लाडियस का जन्म होता है। एक्चुअली भी इनका नाम था क्लाडियस, लेकिन चूंकि सिकंदरिया का टॉलमी गांव में पैदा हुए थे 90 ईस्वी में, इसलिए उनका नाम क्लाडियस टॉलमी रख दिया गया। और वैसे ये लगभग 70 साल तक जीवित रहते हैं। 160 ईस्वी में इनका देहांत होता है, लेकिन अपने 70 वर्ष की जिंदगी में इन्होंने जो भूगोल के क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूट किया, जो भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने जो योगदान दिया, वह अविस्मरणीय है। इनका योगदान भूगोल के क्षेत्र में विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो खगोल विद्या के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त इनका काम हुआ। उसी तरीके से अगर मैथमेटिकल ज्योग्राफी को देखेंगे, गणितीय भूगोल की बातें करेंगे, तो गणितीय भूगोल में भी इनका कंट्रीब्यूशन लाजवाब था। इन्होंने नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। इन्होंने प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी के क्षेत्र में इनका जो है कि कंट्रीब्यूशन था। और वह कंट्रीब्यूशन सोचिए कि पहली सदी की बात हो रही है, 90 ईस्वी में पैदा होते हैं और मात्र 70 वर्षों की जिंदगी में इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी पर बहुत सारी बातें कही जो आज भी सत्य है। हालांकि दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी आदमी थे क्लाडियस टॉलमी। ये भविष्य में होने वाली चीजों को इन्होंने प्रिडिक्शन किया। इन्होंने टेरा इग्नोटा की बातें कही। इन्होंने चूंकि सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में इन्होंने अपनी किताबों में विशेष उल्लेख नहीं किया, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के बारे में इनके पास बहुत सारी जानकारियां नहीं थी, लेकिन टेरा इकोग्निटा की जो है इन्होंने बातें कही कि जब हम लोग दक्षिण की तरफ जाएंगे, अफ्रीका से आगे भी जाएंगे, तो उधर भी महाद्वीपों की उपस्थिति होंगी। हालांकि उन्होंने अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी उस पुस्तक में बहुत सारी बातों का उन्होंने उल्लेख कर दिया। अगर हम लोग इनके कंट्रीब्यूशन की बातें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम इनका उठाएंगे, इनका योगदान। अगर क्लाडियस टॉलमी के भूगोल के क्षेत्र में अगर योगदान की हम बातें करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम उठाएं खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में इनका जो कंट्रीब्यूशन था, तो सबसे पहली बात तो यह है कि इन्होंने क्या किया अपने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कि पृथ्वी को सौर मंडल के केंद्र में रखा, यानी अर्थ को सेंटर में लाकर कहा कि इस सौर मंडल के केंद्र में हमारी पृथ्वी है और जो भी आकाशीय पिंड हैं वे पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन ये दे रहे हैं। ये हमारी अर्थ है, इन्होंने कहा कि ये हमारी अर्थ है और हमारे इस
सोलर सिस्टम के जितने भी आकाशीय पिंड, आकाशीय जो पिंड हैं, ये सब के सब जो है हमारी पृथ्वी की चक्कर लगा रहे हैं। ये बातें लगभग 1500-1600 वर्षों तक बिल्कुल यूरोप जगत में पूरी तरह से ये मान्यता प्राप्त थी। उस समय लगभग 1500-1600 साल तक क्लॉडियस टॉलमी की जो बातें थी, ये माना जाता था कि पृथ्वी के चारों तरफ ही हमारे सोलर सिस्टम के सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। चाहे वो सूर्य हो, चाहे जो भी ग्रह हो, नक्षत्र हो, ये सब के सब अर्थपोसेंट्रिक इन्होंने बातें कह दी। पृथ्वी की केंद्रीय स्थिति की इन्होंने बातें कर दी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में ये अलग बात था कि 1610 में जब गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया जाता है और कोपरनिकस के कंट्रीब्यूशन के बाद यह माना जाने लगा कि नहीं भाई, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, बल्कि आज की डेट में इसके केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ हमारे सोलर सिस्टम के जो भी हमारे आकाशीय पिंड हैं, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, ये सब के सब चक्कर लगा रहे हैं। तो ये हमारी एक तो पृथ्वी को केंद्र में मानकर इन्होंने बातें कही। दूसरी बात कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने गणित के क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। गणित के क्षेत्र में उन्होंने अक्षांश और देशांतरों के गणना की उन्होंने बातें कही। यानी दूसरा इनका कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो वह गणित के क्षेत्र में, गणितीय भूगोल के क्षेत्र में इनका योगदान। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने अक्षांश और देशांतरों के विषय में विस्तृत रूप से बताया और इन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी जो है वह गोलाकार है। यानी इन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है इस तरह से, और इसकी जो गोलाकार पृथ्वी की जो देशांतर है उनका योग 360 डिग्री है। तो इन्होंने 360 डिग्री 360 डिग्री की इन्होंने बातें कही और कहा इन्होंने कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, क्योंकि 360 है दैट मीन्स गोलाकार है। और इन्होंने कहा कि जो भी देशांतर हैं, ये सभी देशांतर ध्रुवों पर जाकर मिल जाते हैं। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो सबसे बीच में पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को अलग कर रही है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कह रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, विषुवत रेखा कह रहे हैं, जिसको हम लोग इक्वेटर कह रहे हैं, यह हमारी एक अक्षांश है। और इन्होंने ग्रेट लेटिट्यूड इन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी अक्षांश है और इस विषुवत रेखा के पास उन्होंने कहा कि जो भी देशांतर हैं, उन दो देशांतरों के बीच की दूरी यहां पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे देशांतरों की दूरी क्रमशः घटती जा रही है, चाहे वह नॉर्थ की तरफ जाए या साउथ की तरफ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा है। ये टॉलमी ने कहा, क्लॉडियस टॉलमी ने ये बातें बताई। फिर उन्होंने ये भी बात बताई थी कि जो भी अक्षांश हैं वे वृत्त का निर्माण करती हैं। इस तरह से उन्होंने कहा कि जो भी अक्षांश हैं वे क्या करती हैं, वे इस तरह से वृत्त का निर्माण करती हैं। ये क्लॉडियस टॉलमी के कंसेप्ट को दाद देना पड़ेगा। ये देखिए, ये क्लॉडियस टॉलमी ने जो है जो बातें कही थी कि हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं वे सीधी रेखा नहीं है, बल्कि इस तरह से सर्कल बना रही हैं, इस तरह से वृत्त बना रही हैं। और उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा वृत्त है
वह सबसे बड़ा वृत्त इन्होंने कहा कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है। इसी को माना उन्होंने 0 डिग्री इक्वेटर माना इन्होंने, जो सबसे बड़ा वृत्त बना रहा है, ग्रेट सर्कल बनाया। और दक्षिण की तरफ यहां से जब हम नीचे आ रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, तो इसके विषय में उनको विशेष जानकारी नहीं थी। इसलिए उनकी अगर हम लोग बातें करेंगे कि ये नीचे की तरफ जो अफ्रीका का भाग है, तो विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीका के विषय में ही उन्होंने बताया। चाहे गैम्बिया हो, चाहे सेनेगल हो, मैरिटानिया हो, इन देशों के बारे में, इन नदियों के बारे में इन्होंने चर्चा की थी। लेकिन यहां से उत्तर की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं, तो उत्तर की तरफ जो है कि यहां पर इन्होंने कहा कि ये पुर्तगीज का एरिया है, स्पेन का एरिया है, फ्रांस का एरिया है। टॉलमी को अमेरिका के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और इनका जो मानचित्र बना था वो छोटा हो गया था। तो चूंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वह मानचित्र के क्षेत्र में भी है, आप देखेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन किस क्षेत्र में भाई, तो मानचित्र के क्षेत्र में भी है। मानचित्रण में योगदान इन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया था। विश्व का मानचित्र बनाने वाले पहले ये भूगोलवेता थे। हालांकि सिर्फ इनको भूगोलवेता कहना इनके साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि भूगोलवेता भी थे, गणितज्ञ भी थे, खगोलविद भी थे, नक्षत्रविद भी थे, और ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे। तो किसी एक चीज में इनको जो है कि विशेषज्ञता नहीं दी जा सकती है, बल्कि बहुमुखी प्रतिभा की ये धनी क्लॉडियस टॉलमी थे। मानचित्र के क्षेत्र में इन्होंने सबसे पहले कोनिकल प्रोजेक्शन बनाया था। यानी इनका कोनिकल जो प्रोजेक्शन था, इनका जो कोनिकल प्रोजेक्शन था वो कुछ इस तरह से था। इनका कोनिकल प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से था, और इन्होंने थ्री डायमेंशनल क्या किया था, अपने इस कोनिकल प्रोजेक्शन को उन्होंने बनाया था, गोलिक प्रक्षेप इन्होंने बनाया था। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि अपने इस रूपांतरित गोलक प्रक्षेप, इसको कह सकते हैं रूपांतरित गोलक प्रक्षेप, इन्होंने बनाया। और इस पर जिन जिन महादेशों के बारे में, महाद्वीपों के बारे में इनके पास ज्ञान था, उसके विषय में उन्होंने बताया। उन्होंने, अगर हम लोग शुरू करें यहां से, तो इन्होंने आयरलैंड को जो दिखाया, यहां आयरलैंड को उन्होंने दिखाया। हालांकि आयरलैंड को उन्होंने कुछ ज्यादा ही उत्तर में दिखा दिया था, लेकिन आयरलैंड के विषय में उन्होंने बताया। भले ही थोड़ा सा उत्तर ज्यादा दिखा दिया, वो अलग बात। तो इन्होंने आयरलैंड को दिखाया। अगर हम लोग आते हैं यहां पर, तो इन्होंने वेल्स को दिखाया, इंग्लैंड के बारे में बताया। इंग्लैंड में बहने वाली नदी जो थेम्स नदी थी, जिसको हम लोग आजकल टेम्स नदी कहते हैं, तो टेम्स नदी के विषय में भी उन्होंने अपनी प्रादेशिक भूगोल में लिखते हैं। उनकी ज्योग्राफिया जो पुस्तक थी, अगर आप देखिएगा तो इनकी एक पुस्तक थी ज्योग्राफी, जो 8 खंडों में थी। और इसके सेकेंड वॉल्यूम में ये यूरोप के ही रीजनल ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं। उसी में बताते हैं कि ये टेम्स नदी बह रही है। इसी में जो है कि ये बताते हैं कि यहां पर इंग्लिश चैनल भी है। देखिए इंग्लिश चैनल के बारे में बता रहे हैं ये, तो इंग्लिश चैनल के बारे में भी इन्होंने उल्लेख कर दिया। इन्होंने क्या किया, पुर्तगाल में हम लोग आते हैं नीचे की तरफ, यहां पर ये पुर्तगीज वाला एरिया में, यहां तो मेडिटेरेनियन सी हो गया, तो मेडिटेरेनियन सी के बारे में भी इन्होंने बताया। ये इटली वगैरह के बारे में भी बताया इन्होंने, और ये मेडिटेरेनियन सी के बारे में भी, भूमध्य सागर के रूप में भी ये विस्तृत रूप से इसका उल्लेख करते हैं। फिर नीचे आते हैं ये इस तरह से,
इस तरह से। तो यहां पर ये टंगस नदी के बारे में बता रहे हैं, जो पुर्तगाल में है टंगस नदी। फिर ये जो बता रहे हैं किसके बारे में भाई, तो सॉल्वे के बारे में बता रहे हैं, फिर क्लाइड के बारे में बता रहे हैं, उसके अलावा ग्वाडियाना के बारे में बता रहे हैं, ग्वाडियाना क्लाव इसके बारे में बता रहे हैं। और यहीं पर जो है कि ये पेरेनीज जो पर्वत है, पेरेनीज पर्वत जो यूरोप का महत्वपूर्ण पर्वत है, उसके विषय में भी, पेरेनीज के बारे में भी विस्तृत रूप से बताते हैं। फिर यहां पर मेडिटेरेनियन के पास जो जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर आइलैंड है, उस जिब्राल्टर के बारे में बता रहे हैं। और वही जिब्राल्टर, यानी ये जिब्राल्टर के बारे में बताते हैं, और ये वही जिब्राल्टर है जिसको की ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी कही जाती है। तो ये ऑलरेडी जो है यहां जिब्राल्टर के बारे में भी ये क्लॉडियस टॉलमी अपनी रीजनल ज्योग्राफी में इसकी चर्चा करते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग आ रहे हैं, अगर पूरब की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो पूरब की तरफ आते हैं तो ये कैस्पियन सी के बारे में बताते हैं। कैस्पियन सी के बारे में बताते हैं कि यह एक बंद सागर, तो कैस्पियन सी की चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका डायरेक्शन, उसका लोकेशन जो है उत्तर दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा के बजाय पूरा पश्चिम मान लेते हैं। जैसे कि आज हमारा जो कैस्पियन सी है वो कैस्पियन सी इस तरह से है, लेकिन वे इसके बारे में इस तरह से ये मान लेते हैं कि ये कैस्पियन सी उन्होंने बताया। खैर जो भी है, ये कैस्पियन सी के बारे में चर्चा करते हैं पूर्वी यूरोप के तहत, और इसमें यह भी कहते हैं कि इसमें वोल्गा नदी आके गिर रही है। कौन नदी आके गिर रही है? वोल्गा नदी आके गिर रही है, यानी कि वोल्गा नदी के बारे में भी वो क्या कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। ये काला सागर के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, ब्लैक सी के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। और ये जो है एक सागर थी आज के डेट में, अरल सागर, जिसको हम लोग कहते हैं अरल सागर, अरब सागर नहीं है, अरल सागर। तो अरल सी के बारे में इनको ज्ञान नहीं था संभवतः, इसलिए अपनी इस ज्योग्राफिया प्रादेशिक रीजनल भूगोल में इसकी कोई चर्चा ये नहीं करते हैं। यही वजह है कि अरल सागर में जो आमू दरिया और सीर दरिया, ये दोनों जो नदियां हैं, आमू दरिया और सीर दरिया, ये दोनों नदियां जो है तो अरल सागर में गिरती हैं एक्चुअली में, लेकिन अरल सागर के विषय में उनकी जानकारी न होने के कारण उन दोनों नदियों को ये बता दिया कि कैस्पियन सागर में गिरती है, जो कि यहां पर ये गलत थे। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने आमू दरिया और सीर दरिया जो दोनों नदियां थी उसके बारे में उन्होंने क्या किया, उल्लेख किया। अगर हम लोग पूरब की तरफ आ रहे हैं, तो पूरब में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर ये भारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भारत में दो नदियों का उल्लेख करते हैं, ये गंगा नदी का भी उल्लेख करते हैं, सिंधु नदी के बारे में भी उल्लेख करते हैं। लेकिन जो दक्षिण हमारा आज के प्रायद्वीपीय भारत है, उस प्रायद्वीपीय भारत के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पेनिनसुला इंडिया है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं रही होगी, क्योंकि उनके मानचित्र में पेनिनसुला इंडिया के बारे में कोई भी हमको जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है। उसी तरीका से उन्होंने कहा कि जब पूरब में हम बढ़ते हैं तो एक जो है हमारा जो है कि सिल्वर भूमि, सिल्वर लैंड है आज, जिसको हम लोग जो है कि मलय भूमि के नाम से जानते हैं। तो ये सिल्वर लैंड को भी जो है, यानी मलय भूमि को भी जो है, ये अपने इस मानचित्र में, अपनी रीजनल ज्योग्राफी में जो 8 खंडों में है उसमें इसका उल्लेख क्लॉडियस टॉलमी कर रहे हैं। उसके अलावा जब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं चाइना की तरफ, तो चाइना में दो नदियों का इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका उल्लेख किया है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। और वे जो दोनों नदियां हैं एक्चुअली में, अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ चाइना में वे दो नदियों का उल्लेख कर रहे हैं, वे दो नदियां आखिर कौन सी है भाई? तो एक का नाम है इकार्ड्स, इकार्ड्स, इकार्ड्स नदी की चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा बेंटिकस, दूसरा बेंटिकस। ये मानते हैं कि ये इधर इकार्ड्स और बेंटिकस ये नदियां बह रही है, यानी इकार्ड्स और बेंटिकस के बारे में क्या कर रहे हो, बेंटिकस के बारे में ये बताते हैं क्लॉडियस टॉलमी अपनी पुस्तक में।
अब चूंकि ये इकार्स नदी एक्चुअली में है कौन सी, तो आज चाइना की, जिसको सौरो ऑफ चाइना कहते हैं, हुआंगहो रिवर कहते हैं, वह हुआंगहो रिवर टॉलमी, क्लॉडियस टॉलमी के मुताबिक यही इकार्स नदी थी जो हुआंगहो नदी के नाम से जानते हैं। अगर बेंटिकस की बातें आएगी तो जो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसिकियांग, तो यांगसिकियांग का उल्लेख ये क्लॉडियस टॉलमी ने बेंटिकस के रूप में किया। तो बेंटिकस आज की डेट में हमारी यांगसिकियांग है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। इन दोनों नदियों का उल्लेख क्लॉडियस टॉलमी अपने क्या करते हैं, पुस्तक में करते हैं, मानचित्रों में करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां ये अरब की तरफ, तो ये अरब मरुस्थल की चर्चा करते हैं, यानी इन्होंने माना है कि ये अरब मरुस्थल का क्षेत्र है। उसके अलावा यहां पर हिंदू कुश पर्वत, यहां हिंदू कुश पर्वत की भी अपनी पुस्तक में रीजनल ज्योग्राफी में हिंदू कुश पर्वत की भी चर्चा करते हैं। अरब मरुस्थल का तो उन्होंने किया है, हिंदू कुश को करते हैं। लेकिन जब अफ्रीका की तरफ हम लोग आ रहे हैं तो अफ्रीका में उन्होंने सिरिनेका, अफ्रीका में सिरेनेका और मेरिटानिया का इन्होंने दक्षिण में ये चर्चा कर रहे हैं अपनी रीजनल ज्योग्राफी में। मेरिटानिया की भी चर्चा कर रहे हैं और सिरेनेका की भी चर्चा कर रहे हैं। फिर हम लोग नीचे जब आ रहे हैं तो यहां अफ्रीका में दो नदियों के बहने की चर्चा कर रहे हैं। एक नदी ये है और दूसरी नदी ये है। ये दो नदियों की चर्चा कर रहे हैं। तो चूंकि अफ्रीका में दो नदियों की जो चर्चा कर रहे हैं, एक कर रहे हैं श्वेत नील की और दूसरा कर रहे हैं ब्लू नील की। श्वेत नील के बारे में ये बता रहे हैं कि श्वेत नील जो है वह मूल पर्वत से निकल रही है। श्वेत नील के बारे में उन्होंने कहा जो श्वेत नील है, व्हाइट नील जो है, श्वेत नील, इसको उन्होंने कहा कि ये मूल पर्वत से निकल रही है। और जहां तक बात है ब्लू नील, ब्लू नील, तो ब्लू नील के बारे में इन्होंने जो कहा कि ये कोलो झील से निकल रही है। और ये दोनों बातें आज भी सत्य है। सोचिए कि आज से लगभग 2600 साल पहले क्लॉडियस टॉलमी ने जो बातें कह दी कि श्वेत नील मूल पर्वत से निकल रही है और ये जो ब्लू नील जो है कोलो झील से निकल रही है और दोनों नदियां यहां आपस में मिल रही हैं और यहां से इसका नाम नील नदी हो जाता है। और ये मिस्र का इलाका है। इसी में सिकंदरिया शहर था, उसी सिकंदरिया में टॉलमी जो गांव था, तो एक्चुअली में यहीं के वो रहने वाले थे, इसलिए यहां के बारे में विशेष रूप से जान रहे थे। लेकिन चूंकि इस पर रोमन का अधिकार था, रोमन का नियंत्रण था, इसलिए इन्हें ग्रीको रोमन स्कूल ऑफ ज्योग्राफर्स के तहत रखा गया है। और अफ्रीका का उस समय क्षेत्र जो था उस पर रोम का कब्जा था, इसलिए उन्होंने श्वेत नील और ब्लू के नील के बारे में भी बताया। फिर उन्होंने ये जो कोलो झील बताया, तो एक्चुअली में यहीं पर अबसीनिया का हाईलैंड है, पठार है, और इसी अबसीनिया के पठार से निकलते हुए कोलो झील में पहुंचती है और कोलो झील से पानी जो है बहते हुए ये आपको ब्लू नील के रूप में आगे बढ़ती है। तो ये अबसीनिया हाईलैंड के बारे में भी ये ऑलरेडी अपनी इस मानचित्र में, अपनी प्रादेशिक भूगोल में उसका उल्लेख करते हैं। इसके अलावा ये दो और नदियों का उल्लेख करते हैं, यानी सेनेगल और गैम्बिया नदी का भी ये उल्लेख करते हैं अपने इस मानचित्र और प्रादेशिक भूगोल के तहत। तो सोचिए कि ये क्लॉडियस टॉलमी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अब रही बात कि इन्होंने जो मैप बनाया, तो इनका मैप आकार में छोटा हो गया, इनकी पृथ्वी आकार में छोटी हो गई। कारण क्या था भाई? कारण यह था कि इन्होंने जो मैप बनाया, इस मैप में इन्होंने 1 डिग्री को 500 स्टीडिया मान लिया। 1 डिग्री बराबर 500 स्टीडिया मान लिया।
500 स्टीडिया मान लिया 1 डिग्री बराबर, जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से जो है पृथ्वी का आकार छोटा हो गया। और जो एग्जैक्ट लोकेशन आज की डेट में है, जिसे कि एक स्टीडिया आज की डेट में एक स्टीडिया बराबर 600 होता है, 1 डिग्री बराबर 600 स्टीडिया। तो ये आज के डेट में एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन उन्होंने 500 मान लिया, यानी 1 डिग्री में 100 कम कर दिया इन्होंने, जिसकी वजह से इनका जो मानचित्र था वह आपको क्या हो गया, वो सिकुड़ गया। और सिकुड़ने के बाद उन्होंने जो है अमेरिका के बारे में उनको ज्ञान ही नहीं था। अब चूंकि इन्हीं के मानचित्र, क्लॉडियस टॉलमी के मानचित्र का अनुसरण करते हुए, आपने एक एक्सप्लोरर का नाम सुना होगा स्पेन का, जिसका नाम था कोलंबस। तो कोलंबस ने टॉलमी के ही मानचित्र का इस्तेमाल करते हुए वह भारत की खोज करने के लिए 1492 में निकला, 1492 में कोलंबस ने, चूंकि उनका मानना था कि हम जब यहां से, इन्होंने क्लॉडियस टॉलमी कहा कि इधर जब जाएंगे हम लोग तो केवल समुद्र ही है, महासागर है, और चूंकि पृथ्वी गोल है तो घूम के जो है आप इंडिया पहुंच जाओगे। ये क्लॉडियस टॉलमी ने बातें कही थी। इन्हीं के विचारों का अनुसरण करते हुए कोलंबस चले भारत को खोजने के लिए 1492 में, और चूंकि ये बढ़ते चले गए और इन्होंने सुन रखा था, क्लॉडियस टॉलमी ने बताया था अपनी रीजनल ज्योग्राफी में कि भारत में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पहुंचने से पहले जो हवाएं चलती है तो गर्म मसालों की खुशबू जब हमारी नाक में प्रवेश करती है तो मन प्रसन्न हो जाता। तो ये गर्म मसालों के चक्कर में गए थे। इनको पता था, क्लॉडियस टॉलमी के रीजनल ज्योग्राफी पढ़ने के बाद पता था कि वहां के लोग सांवले वर्ण के हैं, गेहुआ वर्ण के हैं। लेकिन जब कोलंबस बढ़ता गया अटलांटिक महासागर को पार किया तो पहुंचना था उसे इंडिया, और पहुंच गया एक न्यू आइलैंड में, एक न्यू कंटिनेंट में, जिसका नाम था अमेरिका। जब वहां पर वो गया तो देखा कि भाई यहां के लोग तो सांवले वर्ण के नहीं हैं, ये तो देखने में बिल्कुल रेडिश हैं, लाल लाल हैं, गोरे हैं। तो उन्होंने कहा कि लगता है कि इंडियन नहीं है, रेड इंडियंस। इसलिए अमेरिका के जो मूल जाति है आज भी उसको रेड इंडियंस कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो अमेरिका का मूल जाति जो है उसको रेड इंडियंस कहते हैं। ये कोलंबस के जमाने से हुआ है। उसी समय 1492 में अमेरिका की खोज हुई, क्योंकि अमेरिको वेस्पुकी ने एक्सप्लोर किया, तब उसके नाम पर, अमेरिको वेस्पुकी के नाम पर उसका नाम रखा गया अमेरिका। तो ये जो गलती कोलंबस ने किया इसी टॉलमी के इस मानचित्र की वजह से किया, क्योंकि इन्होंने जो स्केल लिया था 1 डिग्री इक्वल टू 500 स्टीडिया, जो छोटा था, एक्चुअली में 1 डिग्री इक्वल टू 600 स्टीडिया होना था। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो अपना मानचित्र बनाया था इसमें 4 अक्षांशों को बेहतरीन तरीके से दिखाया था। एक तो अक्षांश इन्होंने इसको लिया जो ये इक्वेटर था, विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश को इन्होंने एक लिया इसको अपने मानचित्र में। दूसरा इन्होंने जो लिया वह लिया आपको 15 डिग्री, ये 15 डिग्री अक्षांश को लिया, 15 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को लिया, और इन्होंने कहा कि ये 15 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड जो है यह मेरो से होकर गुजरती है। कहां से? मेरो से। और उसके बाद आगे उन्होंने 30 डिग्री अक्षांश लिया, 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड लिया, और इन्होंने कहा कि यह रोड आइलैंड से होकर गुजरती है, रोड द्वीप से होकर गुजर रही है। तो एक रोड के पास, एक मेरो के पास, एक 0 डिग्री विषुवत रेखा जो सबसे बड़ी विषुवत रेखा, और एक इन्होंने लिया सबसे उत्तर में, वो लिया इन्होंने 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, यह लिया उन्होंने धूले में। धूले में तो अगर क्वेश्चन पूछा है धूले, क्लॉडियस टॉलमी के मुताबिक धूले कितने डिग्री अक्षांश पर था तो 60 डिग्री। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रोड जो था क्लॉडियस टॉलमी के अनुसार कितने डिग्री अक्षांश पर था तो 30 डिग्री। क्लॉडियस टॉलमी के अनुसार जो है मेरो कितने डिग्री अक्षांश पर था तो 15 डिग्री।
और इन्होंने क्या किया कि 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक उन्होंने अपने मैप को जो है अंजाम दिया। और ये इनका जो देशांतर था यहां से लेके यहां तक, तो यह 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक उन्होंने अपने देशांतर को अंजाम दिया था। तो इस तरह से मानचित्र के क्षेत्र में क्लॉडियस टोलेमी का जो है बहुत जबरदस्त जो है इनका कंट्रीब्यूशन था। उसी तरीके से मैंने कहा कि प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में, उसी तरीका से मैंने कहा कि प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में 3 हो गया है। चौथा प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान इनका, तो प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने योगदान किया क्या भाई? तो मैंने कहा कि इन्होंने यूरोप के रीजनल ज्योग्राफी के बारे में बताया, इन्होंने एशिया के रीजनल ज्योग्राफी के बारे में बताया, इन्होंने अफ्रीका के रीजनल ज्योग्राफी के बारे में बताया, इन्होंने पूर्वी यूरोप के रीजनल ज्योग्राफी के बारे में बताया और अफ्रीका के रीजनल ज्योग्राफी के बारे में बताया। और जिसके बारे में वो नहीं बता पाए उसके लिए उन्होंने एक नाम दिया जिसका नाम था टेरा इनकॉग्निटा। तो ये टेरा इनकॉग्निटा जो था इसका मतलब होता है अज्ञात भूमि। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टेरा इनकॉग्निटा का अर्थ क्या होता है, अज्ञात भूमि, और ये नाम किसने दिया? टॉलमी ने दिया था। और इसी के तहत उन्होंने माना था कि भाई अफ्रीका से और हम लोग साउथ में जब जाएंगे तो और भी जो है कि लैंड्स हो सकते हैं, कंटिनेंट्स हो सकते हैं, जिसको कि बाद में चलकर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के रूप में खोजा गया। तो इस तरह से उन्होंने प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन किया। इन्होंने, मैंने कहा कि ये 3 पुस्तकें इनकी बहुत ही मशहूर थी, इनकी 3 पुस्तकें बहुत ही मशहूर हैं। एक जो है कि मैंने कहा कि ज्योग्राफी इन्होंने लिखा, ज्योग्राफी लिखा 8 वॉल्यूम में, जो रीजनल ज्योग्राफी था एक्चुअली में। दूसरी इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था अल्माजेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है अल्माजेस्ट, ये बार बार क्वेश्चन इसको पूछता है। और तीसरा इन्होंने लिखा, आपको एक और पुस्तक लिखा एल्मिना एनालिमा। तो ये एनालिमा जो है, तो ये क्या था एक्चुअली में? एनालिमा ये जो है कि टॉलमी की किताबों में शामिल है। एनालिमा है, अल्माजेस्ट है और रीजनल ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के नाम से 8 वॉल्यूम में इन्होंने लिखा। तो ये इसमें रीजनल भूगोल के बारे में भी इनका विशेष उल्लेख है, जो कि शुरू में मैंने नदियों और देशों के बारे में मैंने बताया। उसके अलावा इनका जो कंट्रीब्यूशन है 5वें नंबर में वह है नक्षत्र विज्ञान के रूप में। इन्होंने नक्षत्र विज्ञान के रूप में भी योगदान किया कि ग्रहों की पोजीशन, ग्रहों की स्थितियां, पृथ्वी की केंद्रीय स्थिति, आकाशीय पिंड जो है कि चक्कर लगा रहे हैं। तो इस तरह से जो है कि नक्षत्र के क्षेत्र में भी इनका विशेष योगदान देखने को मिलता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये क्लॉडियस टॉलमी जो है भूगोल के क्षेत्र में अपना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिए। हालांकि प्राचीन भूगोलवेता थे, लेकिन उस समय भी इनकी इस तरह की जो सोच थी निश्चित रूप से वह अविस्मरणीय है। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लॉडियस टोलेमी के भूगोल के क्षेत्र में योगदानों के लिखे, तो जो भी इनका योगदान है सभी योगदानों को अच्छे से आप लिखेंगे, अच्छे से इस पर नोट्स बना लेंगे। बाकी बातें हमारी होगी नेक्स्ट क्लास में अगली टॉपिक के साथ। लेकिन एक शिकायत है कि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। एक्चुअली मैं आप ही लोग के लिए वीडियो बनाता हूं, क्योंकि जो बच्चे फिजिकली क्लास में नहीं पढ़ पाते हैं, चूंकि क्लास में तो मैं बताता ही हूं, लेकिन फिजिकली जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए मैं वीडियो बना देता हूं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।